लेकिन लोग तो बोलते हैं कि अभी भी मोदी जी की लोकप्रियता सिर चढ़कर बोल रही है। यही कमी है जी। ये सिर्फ पता है कहाँ पे लोकप्रियता सिर चढ़ के बोलती थी? वो चलती थी नेशनल मीडिया में, जो तलवे चाटने का काम करती थी नेशनल मीडिया। ये दलाल मीडिया जो थी सिर्फ मोदी मोदी मोदी, रात दिन जितना वो अपने बाप का नाम नहीं लेती थी उतना मोदी जी का वो नाम लेती थी। वहां पे आपको उसकी लोकप्रियता देखी थी, जनता के बीच में कोई लोकप्रियता नहीं देखी थी। और मोदी जी जो हारे हैं ना, ये जो कह रहे हो 400 पार कहाँ गया, वो गया बुलडोजर के साथ। जो आप गरीबों के साथ जुल्म किए हो, जो रौंदने का काम किए हो, रगड़े हो यूपी में, उसी का जवाब जनता ने इस बार वोट से दिया है। और उसका जवाब अब तो आपको अपनी गलती का एहसास हो जाना चाहिए, और खासतौर पे मोदी जी, योगी जी, सबको होनी चाहिए। अब बीजेपी की सरकार है क्या? कोई बोल दे एक भी इंसान की बीजेपी एनडीए की सरकार है। एनडीए की बोलो ना, आप ये कैसे बोल सकते हो कि मोदी जी की सरकार? प्राइम मिनिस्टर तो मोदी है ना। नहीं, प्राइम मिनिस्टर है ये भाई। तो मैं कहाँ कह रहा हूँ कि मेरी सरकार है? विपक्ष है, कांग्रेस विपक्ष है, और विपक्ष को पूरा अधिकार है बोलने का, ठीक है ना। तो पहली नंबर वाली बात तो ये है कि अब मोदी जी की सरकार का मत बोला करो कि मोदी जी की सरकार है, लेके चला। प्राइम मिनिस्टर तो मोदी को बोला जाएगा ना। बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर आप बोले, लेकिन साथ में नायडू और नीतीश कुमार को भी लें, और साथ में एनडीए को भी लें। अकेला आप कुछ नहीं है, जीरो पे वोट है आप। मोदी जी पहला नंबर कभी इंटरव्यू देते नहीं थे, इस बार बहुत सारा इंटरव्यू दिए, और जनता इंतजार में थी कि इस बार के इंटरव्यू में एक बार भी मुद्दा ये आएगा, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, युवा हो, किसी भी एक भी मुद्दा मोदी जी लेकर के आएंगे। लेकिन मोदी जी कौन सा मुद्दा लेके आए थे? राम मंदिर। वो सोचे थे कि राम मंदिर वाला स्कीम मेरा काम कर जाएगा, लेकिन अयोध्या की जनता, भाई राम मंदिर जिस तरीके से कोर्ट का जो फैसला आया, राम मंदिर भी तो करोड़ों लोगों की आस्था का सवाल था, कोर्ट का डिसीजन आया, राम मंदिर बना। तो आप इस चीज को कह रहे हो कि ये कोर्ट का आदेश था, तो फिर क्रेडिट मोदी जी क्यों ले रहे थे? जनता तो इसी को समझ गई ना कि जब कोर्ट ने हमें बना के दे दिया, जनता के चंदा से बन गया वो राम मंदिर, सबने दिया है चंदा, पूरे भारत की आवाम दी होगी चंदा, ठीक है ना। और वो चंदा का भी पता नहीं, वो तो मैं नहीं कह सकता चोरी हुई कि नहीं हुई, वो आस्था का विषय है। दोस्तों नमस्कार, हम दिल्ली के चांदनी चौक पर हैं, और जैसा कि आपको मालूम है, 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए, और उसके जिस तरीके से परिणाम आए, 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी और 4 सीटें कांग्रेस पार्टी और 4 सीटें टीएमसी को मिली, और 1 सीट डीएमके और 1 सीट आम आदमी पार्टी और 1 सीट इंडिपेंडेंट यानी निर्दलीय के खाते में गई। लोग बहुत सारे हमारे साथ हैं, हम जानना चाहेंगे कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ लोकसभा चुनावों में जो देखने को मिला, और उसके बाद उपचुनाव जो हुए उसमें दिन ब दिन गिरता जा रहा है। तो सबसे पहले हमारे साथ हैं भैया, एक वो गेटअप से ही नेता लग रहे हैं, तो सबसे पहले भाई साहब हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरीके से उपचुनावों के परिणाम सामने आए हैं, भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें मिली 13 सीटों में से, उसकी कोई खास वजह क्या है? देखिए, ये उपचुनाव से ही ये पता चल रहा है कि इनकी सरकार कितनी कमजोर है, और ये पहला नंबर तो इनको झटका मिल गया था लोकसभा के चुनाव में ही। और ये जो कहते थे कि जनता मतलब इनके साथ है, पक्ष के साथ है, लेकिन लोकसभा में भी जनता ने जवाब दे दिया अपने वोट से, और उपचुनाव में तो आपको दिख ही गया होगा कि क्या हालत है। अगर आप मजबूत सरकार होते तो उपचुनाव में अब 2 ही सीट पे आउट नहीं हो जाते, कुछ तो आता। और आने वाले वक्त में ये उपचुनाव के हिसाब से आने वाले वक्त में ये इनका सफाया हो जाएगा। ग्राफ अब देख रहे हैं, ग्राफ धीरे धीरे नीचे आ रहा है, और ये हो सकता है आने वाले वक्त में क्या 6 महीने के अंदर में ही सरकार गिर भी सकती है, और इनका सफाया हो जाएगा। जो ये तानाशाही चलाते थे, वो तानाशाही तो जनता ने खत्म कर दिया। सरकार गिरने की जो आप बात कर रहे हैं, लोग बोल रहे हैं कि जब तक मोदी जी हैं, जब तक सरकार नहीं गिर सकती, यानी 5 साल तो मोदी जी रहेंगे, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार उनके साथ हैं। तो मोदी की जो एक तरीके से स्ट्रेटजी रहती है पॉलिटिक्स करने की, उसको देखते हुए जो मोदी के समर्थक हैं वो बोल रहे हैं कि जब तक मोदी जी हैं तब तक सरकार जो है नहीं गिर सकती, 5 साल सरकार। देखिए, पहला नंबर तो जो मोदी के समर्थक है उनको ज्ञान की है कमी। मोदी जी का उम्र हो जाएगा 75 साल, और 75 साल के बाद कौन प्रधानमंत्री रहता है, ये तो संविधान में ही है ना। मोदी जी का ही कहना था ना कि 75 साल के बाद प्रधानमंत्री रहेंगे ही नहीं, तो किस हिसाब से वो 5 साल रह जाएंगे, जरा बताइए। उसके बाद रही बात ये जो कह रहे हैं कि क्या बोलते मोदी जी जब तक हैं तब तक, तो मोदी जी है कहाँ अब बीजेपी की सरकार है क्या? कोई बोल दे एक भी इंसान की बीजेपी एनडीए की सरकार है। एनडीए की बोलो ना, आप ये कैसे बोल सकते हो कि मोदी जी की सरकार? प्राइम मिनिस्टर तो मोदी है ना। नहीं, प्राइम मिनिस्टर है ये भाई। तो मैं कहाँ कह रहा हूँ कि मेरी सरकार है? विपक्ष है, कांग्रेस विपक्ष है, और विपक्ष को पूरा अधिकार है बोलने का, ठीक है ना। तो
देखो पहली नंबर वाली बात तो ये है कि अब मोदी जी की सरकार का मत बोला करो कि मोदी जी की सरकार है, लेके चला प्राइम मिनिस्टर तो मोदी को बोला जाएगा ना। बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर आप बोले, लेकिन साथ में नायडू और नीतीश कुमार को भी लें और साथ में एनडीए को भी लें। अकेला आप कुछ नहीं है, जीरो पे वोट है आप। वो कहावत सुने हो ना कि एक नंबर से जो क्या बोलते हैं, जो आदमी का नौकरी छूट जाता है, वही वाली बात है। अभी नायडू और नीतीश कुमार के अलावा ये सरकार बना के बता देते, क्यों नहीं बना पाए भाई? तो अभी आप इतने दावे के साथ मत कहा करो। नायडू और नीतीश कुमार की जो बात कर रहे हैं आप, जब पूर्ण बहुमत नहीं मिला तो समर्थन की तो जरूरत रहती है ना सर। तो अब ये आप कहा करो ना कि हम बैसाखी वाली सरकार है, एक्सेप्ट करो। आप अपनी कमजोरी को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पाते हो? किया करो ना। अगर मेरे अंदर कमी होगी मैं बिल्कुल कबूल करूंगा कि मैं भाई इनके समर्थन से सरकार बनाया हूँ। आप ये मत कहा करो कि मैं अकेला सब पे भारी हो गया। कहाँ हो? वो तो खत्म हो गई ना। इस तरीके से मेरा पहला क्वेश्चन आपसे था कि उपचुनावों में 13 सीटों में से 2 सीटें मिली। आप देश के एक नागरिक हैं और एक नागरिक होने के नाते आप ये बताइए, कि 13 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2 सीटें क्यों गई? तो ये उन अंधभक्तों से पूछो ना क्यों गई, जो कि अभी भी कहते हैं कि भाई हम मजबूत वाली सरकार है। फिर उपचुनाव में क्यों नहीं ले आए तुम? और आने वाले वक्त में ये उपचुनाव में धांधली नहीं कर पाया। पहले जो सरकार ये बनाती थी धांधली से ही, ये रिजल्ट ही बता रही है कि अब धांधली नहीं चला, तभी तो दो सीट पे आउट हो गया। मतलब क्यों नहीं आया? धांधली वाली बात कैसे बोल देते हो? जब आपको जो है सीटें मिल जाती हैं, आप जीत जाते हैं तो धांधली नजर नहीं आती, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अगर जीत जाती है तो धांधली विपक्ष को नजर आती है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है, देखो जिस दिन हम अपने घर की रक्षा हम खुद करने लगेंगे ना, तो मजाल नहीं है कि चोर हमारे घर में घुस जाएगा। तो इस बार के चुनाव में जो है जितनी विपक्ष थी वो जो है अपनी वो ड्यूटी पूरा दिया, ईमानदारी पूर्वक दिया, इसीलिए वो चोरी कर नहीं पाए। ठीक है ना? अगर वो ईमानदारी पूर्वक अगर नहीं ड्यूटी देते इंडिया एयरलाइंस, तो चोर तो चोरी करता ही, वो हर हाल में करता। अब दावा सुनो, 400 पार का दावा आप क्यों किए थे? क्योंकि आपको यकीन था कि हम चोरी कर लेंगे, लेकिन इधर तैयार थे ये इंडिया एयरलाइंस वाले, आओ तुम घुसो तो चोरी नहीं कर पाई, बिल्कुल नहीं करने दिए, तभी तो आज विपक्ष मजबूत बैठी है। क्यों नहीं आज बोल पा रहे हो? ईवीएम में मानते हो कुछ ना कुछ झोल है? देखिए जब तक ईवीएम रहेगा, भले हम 400 सीट भी ले आएंगे ना, हाँ। इंडिया एयरलाइंस अगर 400 सीट ले भी आएगी, फिर भी हम ईवीएम पे सवाल करेंगे। ईवीएम आप अखिलेश यादव के स्टेटमेंट को कोट कर रहे हैं कि अखिलेश यादव ने बोला है कि अगर मैं सारी की सारी सीटें जीत जाऊंगा फिर भी ईवीएम पे सवाल उठाऊंगा। ईवीएम आप हटा क्यों नहीं रहे हो? हटा दो ना। जब इतने लोग आपको कह रहे हैं ईवीएम हटाने के लिए, जहां ईवीएम बना था वो ईवीएम के अगेंस्ट है, तो फिर आप ईवीएम को क्यों सपोर्ट कर रहे हो? अब हटा दो ना, मान जाओ विपक्ष की बात, क्यों नहीं मान रहे हो? मतलब ईवीएम की अगर बात की है आपने, तो ईवीएम पे सवाल तब क्यों उठाए जाते हैं जब विपक्ष हारता है कहीं से? ईवीएम पे सवाल हमेशा उठेगा। बोले तो विपक्ष अगर जीत भी जाएगी ना, फिर भी हम ईवीएम पे सवाल करेंगे। हमें ईवीएम पे भरोसा ही नहीं है। ईवीएम पे भरोसा नहीं है, बिल्कुल। आंदोलन क्यों नहीं करते? किया तो कितने सारे आंदोलन हुए, सुप्रीम कोर्ट में केस दर्ज नहीं हुई थी, वहाँ ये नहीं हुआ था कि ईवीएम को हटाया जाए अभी कुछ दिन पहले, चुनाव से पहले, लेकिन कहाँ सुनवाई हो रही है? सबने तो उसको खारिज कर दिया। अब क्यों नहीं ईवीएम को हटा पा रहे हो? तो अब तो परिणाम सही आए ना, परिणाम जो आए हैं जिस तरीके से लोकसभा में, परिणाम से मैं संतुष्ट हूँ। अच्छा, परिणाम से संतुष्ट हैं आप? लेकिन ईवीएम आपके नेता तो संतुष्ट नहीं है ना। उधर अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि मैं सारी सीटें जीत जाऊंगा फिर भी सवाल उठाऊंगा। वहाँ भी अभी भी ईवीएम पे जो है सवाल इसीलिए हो रही है क्योंकि जितनी अपेक्षा थी यूपी से, उतनी अभी भी सीट नहीं आई है विपक्ष को। हाँ, विपक्ष की बीजेपी बोल रही कि जितनी अपेक्षा हमें थी उतनी सीटें हमें नहीं। उसकी तो अपेक्षा 400 पार वाली थी, वो तो नींद में सपने देख रहा था मुंगेरी लाल के, वो खत्म हो गया। 400 पार का क्या हुआ? वो पूछो अंधभक्तों से क्या हो गया, ये हमसे क्यों पूछ रहे हो? हमने तो मिट्टी में मिला दिया। इसलिए नहीं हुआ। लेकिन लोग तो बोलते हैं कि अभी भी मोदी जी की लोकप्रियता सिर चढ़कर बोल रही है। यही कमी है जी। ये सिर्फ पता है कहाँ पे लोकप्रियता सिर चढ़ के बोलती थी? वो चलती थी नेशनल मीडिया में, जो तलवे चाटने का काम करती थी नेशनल मीडिया। ये दलाल मीडिया जो थी, सिर्फ मोदी मोदी मोदी, रात दिन जितना वो अपने बाप का नाम नहीं लेती थी, उतना मोदी जी का वो नाम लेती थी। वहां पे आपको उसकी लोकप्रियता देखी थी, जनता के बीच में कोई लोकप्रियता नहीं देखी थी। और मोदी जी जो हारे हैं ना, ये जो कह रहे हो कि 400 पार कहाँ गया, वो गया बुलडोजर के साथ, जो आप गरीबों के साथ जुल्म किए हो, जो रौंदने का काम किए हो, रगड़े हो यूपी में, उसी का जवाब जनता ने इस बार वोट से दिया है। और उसका जवाब अब तो आपको अपनी गलती का एहसास हो जाना चाहिए, और खासतौर पे मोदी जी, योगी जी, सबको होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज बताइए मुझे, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से 22 जनवरी 2024 के लिए प्राण प्रतिष्ठा राम मंदिर की हुई,
और अयोध्या सीट भी भारतीय जनता पार्टी हार गई, उसकी कोई खास वजह? देखो, अयोध्या सीट हारने की सबसे तरीके से अयोध्या को एक तरीके से सेंटर पॉइंट बनाया हुआ था पॉलिटिक्स का, भारत की पॉलिटिक्स का, यानी भारत की सियासत का सेंटर पॉइंट बनाया हुआ था। अयोध्या भी हार गई, उसकी कोई खास वजह क्या है? देखो, यहाँ जो है ना, यहाँ की जो पॉलिटिक्स है ना, यहाँ के नेता कोई भी हो, पक्ष हो विपक्ष हो, वो जनता को समझती है मूर्ख, कि जनता मूर्ख है। मोदी जी चुनाव लड़ने आए 2024 के, मोदी जी पहला नंबर कभी इंटरव्यू देते नहीं थे, इस बार बहुत सारा इंटरव्यू दिए और जनता इंतजार में थी कि इस बार के इंटरव्यू में एक बार भी मुद्दा ये आएगा, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, युवा हो, किसी भी एक भी मुद्दा मोदी जी लेकर के आएंगे। लेकिन मोदी जी कौन सा मुद्दा लेके आए थे? राम मंदिर। वो सोचे थे कि राम मंदिर वाला स्कीम मेरा काम कर जाएगा, लेकिन अयोध्या की जनता, अरे भाई, राम मंदिर जिस तरीके से कोर्ट का जो फैसला आया, राम मंदिर भी तो करोड़ों लोगों की आस्था का सवाल था, कोर्ट का डिसीजन आया, राम मंदिर बना। तो आप इस चीज को कह रहे हो कि ये कोर्ट का आदेश था, तो फिर क्रेडिट मोदी जी क्यों ले रहे थे? जनता तो इसी को समझ गई ना कि जब कोर्ट ने हमें बना के दे दिया, जनता के चंदा से बन गया वो राम मंदिर, सबने दिया है चंदा, पूरे भारत की आवाम दी होगी चंदा, ठीक है ना? और वो चंदा का भी अब पता नहीं, वो तो मैं नहीं कह सकता चोरी हुई कि नहीं हुई, वो आस्था का विषय है। तो जब जनता का ये जीत, ये क्रेडिट जनता को जानी चाहिए ना। आप भारत की जनता को कितनी बार क्रेडिट दी हो? सारा क्रेडिट तो मोदी जी खाए जा रहे थे, तो उसी का जवाब दे दिया अयोध्या की जनता ने कि क्रेडिट भाई साहब जनता ने वो नहीं दिया, चंदा नहीं दिया, क्यों? तब तो मंदिर बना नहीं। अरे भाई, मंदिर तो अभी भी मान रहे हो मोदी जी बनवाया, जनता अभी भी मान रहे हो कि राम मंदिर मोदी जी बनवाया है, मैं मान लो। अरे भैया, मैं इनके कहने का मतलब है कि मोदी जी ने राम मंदिर बनाया, तो सुप्रीम कोर्ट में मोदी जी को मानो, सुप्रीम कोर्ट मोदी जी है, बताओ।